बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 7.3, 7.4 एंड 7.5। बेटा, 3 एग्जाम्पल्स जो आज ये आपकी बुक की हैं चैप्टर 7 की, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मार्क कर लेंगे एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से इनको सुनना है, समझना है। अगर आप इन्हें तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक भी बेहतर होगी। ठीक है। और न्यूमेरिकल लिखने के बेटा हमारे पास जो तरीक़ाकार है उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। गिवन डाटा, जैसा कि ये आपको एल एन लेमडा वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, लेमडा 2 फाइंड में है, और ये सारी जो ऊपर गिवन वैल्यूज़ हैं लाइक एल एन F4, ये सारा गिवन डाटा। तो सबसे पहले गिवन डाटा की हाइडिंग आती है, फिर 2 फाइंड की जिसमें F1 लेमडा, और फाइनली फिर सोल्यूशन की हाइडिंग आती है। तो मैं न्यूमेरिकल्स में ये बात लिखता भी हूँ, करवाता भी हूँ। ठीक है। जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो वो ज़रा इसको तवज्जो से ख़ास ख्याल रखेंगे। अब हम इस एग्ज़ाम्पल का स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट है एग्ज़ाम्पल 7.3। A stationary wave is established in a string which is 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा, एक स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, ठीक है जी, स्ट्रिंग में, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो एल आपके पास है जी 120 सेंटीमीटर। अब बेटा सेंटी होता है 10⁻², और इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁻², या 1/100। तो हम 120 को सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है। हमने इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया है, ठीक, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब जो पाइप है ना बेटा आपका, वो दोनों एंड से क्या है जी, फिक्स्ड है। ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ लूप जो है बेटा आपके पास वो कितनी है जी, वो आपके पास 4 है। एन की वैल्यू लिख लें 4 है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 4। ठीक है। एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्स। अब जो आपके पास 4 लूप्स बन रही हैं, उन की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब F4 आप लिखेंगे इसे, F4 आपके पास 120 हर्ट्ज है। डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ एंड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। एक तो बेटा फर्स्ट हार्मोनिक, जिसे हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, F1, वो आपने कैलकुलेट करना है, और आपने वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा एन कहते थे या लैम्डा कहते थे, वो आपने कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा को। ठीक है। तो लैम्डा एन था ना, तो लैम्डा एन यहाँ पर 4 सेगमेंट्स है, तो एन 4 है, तो इस मीन हम लैम्डा 4 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो देखें, एज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट। स्ट्रिंग जो है वो कितने सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही है, 4 सेगमेंट्स में। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव नोड इज λ/2। ठीक है। कितना जो है आपके पास डिस्टेंस होता है 2 कंजक्टिव नोड्स के दरमियान, 2 कंजक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान, λ/2। सो द वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, L इज इक्वल टू एन λ/2, यानी कि λ/2 का इंटेग्रल मल्टीपल। ऐसा ही है ना। और ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ भी है कि एल लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है कि लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L/n। ठीक, ये फार्मूला हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग में। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L/n। ठीक है, ये ऊपर वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें चाहिए जी लैम्डा 4, क्योंकि n 4 है, तो लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2L की वैल्यू पुट करें 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय NP 4 आएगा जी, n की जगह 4 आ जाएगा, और ये 2 1 2 2 2 4 कैंसिल होंगे, 1.2 डिवाइडेड बाय 2 बनता है 0.6 मीटर। तो बेटा लैम्डा 4 जो है वो आ जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करनी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू, तो वो भी आ जाएगी जी। इफ़ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n लूप्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी। अब हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में जो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज थी वो क्वांटाइज थी, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। जबकि n की वैल्यू होती थी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो Fn इज इक्वल टू NF1 आपने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ से हमें F1 चाहिए तो n से डिवाइड करेंगे। ठीक है। या आप ऐसा कहते हैं कि इसमें n की वैल्यू पुट कर दें, Fn है तो बनेगा F4 इज इक्वल टू 4F1। ठीक है जी। F4 कितना है 120,
तो मैंने कहा था कि जो n से डिवाइड कर दें या n 4 है तो 4 से डिवाइड कर दें, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा 30, तो F1 आ जाएगा 30 हर्ट्स। तो बेटा दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमने कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब ये शॉर्ट में भी आ सकता है इसका कोई एक पार्ट, ये पूरा लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक। अच्छा जी, अब आप देखें ब्रेन टीज़र है आपकी बुक में, आ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स सेंटर, एक गिटार स्ट्रिंग है जी, उसको सेंटर से प्लग किया जा रहा है, व्हाट हार्मोनिक इज प्रोड्यूस। बेटा हमने पढ़ा था जब किसी स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग करते हैं तो फर्स्ट हार्मोनिक बनती है, जिससे हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है, और इसे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये एक स्ट्रिंग है जो दोनों फिक्स एंड्स के दरमियान हमने क्या की हुई है, इसे बांधा हुआ है, और जब हम इसे सेंटर से प्लग करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफ़र वेव बनती थी, एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाती थी, एक राइट साइड पे जाती थी, और उसके रिजल्ट में 2 नोड्स बनते थे और एक एंटी नोड बनता था। तो आप लिखेंगे व्हेन गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स सेंटर वी गेट फर्स्ट हार्मोनिक मीन्स फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड वी गेट अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, ओके। फिर इसी तरह एक और ब्रेन टीजर है, अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्स। बेटा आपके पास एक स्टेशनरी वेव बन रही है स्ट्रिंग पर और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है 100 हर्ट्स। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ है जी 2 मीटर, हाउ मैनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म। कहता है कितने नोड और कितने एंटी नोड्स बनेंगे। बेटा अगर हम एज्यूम करें कि फंडामेंटल मोड है, तो फंडामेंटल मोड में आप देख रहे हैं ये फंडामेंटल मोड है, F1 जब हमें मिलता है, तो यहाँ 2 नोड है और एक एंटी नोड है, तो हम लिखेंगे एज्यूमिंग द फंडामेंटल मोड वी गेट 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड। तो ये आंसर है जी इसका। फिर बेटा एग्जाम्पल 7.4 है और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। भाई आपके पास एक चर्च ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और इसकी लेंथ बता दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो लिख लें 50 सेंटीमीटर। अगेन सेंटी होता है 10⁻², जिसे आप लिख सकते हैं 1/10⁻², या 1/100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया, और 5 1 5, 5 2 10, तो ये बनेगा 1/2, जिसे हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड, आपने F1 कैलकुलेट करना है एंड नेक्स्ट हार्मोनिक, और उसके बाद F2, ठीक है। अगर पाइप ओपन है बोथ एंड से तो F2 मिलेगा, और हमने पढ़ा था कि जो क्लोज्ड एट वन एंड का केस है यहाँ पर हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, तो क्लोज्ड एट वन एंड के केस में F1 के बाद F2 नहीं F3 मिलेगा। मतलब ओपन एट बोथ एंड में हमने F1 और F2 कैलकुलेट करना है, और क्लोज्ड एट वन एंड के केस में हमने F1 और F3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ ज़रा नोट कर लें। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 350 मीटर पर सेकेंड। अच्छा V भी गिवन है, V नोट कर लें 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब पहले हम करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए क्या है जी, व्हेन पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। रिचर हार्मोनिक का केस जिसमें हमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स F1, 2F1, 3F1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है F1, और नेक्स्ट हार्मोनिक क्या होगा इसके बाद F2, जब पाइप दोनों एंड से ओपन है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, तो द फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक इन ऑर्गन पाइप इस। अब भाई फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप के लिए nth के लिए, वो हमने पढ़ा था Fn इज इक्वल टू NV/2L, जबकि क्लोज में होता था NV/4L, वो ये लिखा हुआ है NV/4L। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन एट बोथ एंड का केस, तो NV/2L, ठीक है जी। अब हमने फंडामेंटल कैलकुलेट करनी है, तो फंडामेंटल के लिए N1 होगा, तो F1 इज इक्वल टू N की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय V की जगह 350 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय L 0.5, और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 350 हर्ट्स। तो आपके पास बेटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई 350 हर्ट्स। अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं Fn इज इक्वल टू NF1 और F2 इज इक्वल टू 2F1। सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये 700 हर्ट्ज़ आएगा, और देख भी रहे हैं आंसर 700 हर्ट्ज़ है। ऐसे कर लें, या दूसरा तरीका यही है कि आप यही फार्मूला लगाएं, ठीक है। Fn इज इक्वल टू NV/2L, और आप यहाँ क्या करें N2 पुट करें। F2 इज इक्वल टू N की जगह 2, V की जगह 350/2 और L की जगह 0.5, ठीक है। या ऐसे देखें तो 2 से 2 कैंसिल, V/L बच गया, तो V आ गया 350 ओवर 0.5, 0.5 1/2 होता है, 2 पर जाके 350 से मल्टीप्लाई होगा तो 700 हर्ट्ज़। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे लिख लें। अच्छा जी, फिर आपके पास है
पार्ट बी, व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। बेटा जब पाइप आपका क्या था एक एंड से क्लोज, तो मैंने कहा था ऑड हार्मोनिक्स बनती हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है बट नेक्स्ट हार्मोनिक अब F3 है, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड द फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक कितनी होती थी जी, Fn, जब एक एंड से पाइप क्लोज हो, NV/4L, और n क्या था 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑड वैल्यूज। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n कितना होगा 1, F1 इज इक्वल टू n की जगह 1, B की जगह 350 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय L 0.5, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 आ जाएगा बेटा 175 हर्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितने पर आएगी, n इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। इवन एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लोज एट वन एंड के केस में, तो F3 इज इक्वल टू n की जगह आएगा 3V/4L, तो 3V आपके पास था मल्टीप्लाई बाय 350 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय L था जी 0.5, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 525 हर्ट्स। तो बेटा F1 आपके पास आया क्लोज्ड एट वन एंड के केस में 175 हर्ट्स, और जो नेक्स्ट हार्मोनिक थी F3 वो आपके पास आया 525 हर्ट्स। अच्छा, एक अभी और ऊपर इन्फॉर्मेशन गई है, पाउंडर अपॉन ओपन पाइप प्रोड्यूस ऑल हार्मोनिक्स। ये बात मैंने शुरू में की है कि ओपन पाइप्स में इवन प्लस ऑड तमाम हार्मोनिक्स है, F1 F2 F3 सो ऑन टू Fn, वाइल क्लोज पाइप प्रोड्यूस्ड ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अभी हमने जैसा कि देखा F1 F3 F5 एंड सो ऑन टू Fn, ऑड वैल्यूज मिलेंगी। ऊपर के केस में ओपन पाइप के केस में n क्या था हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, क्लोज्ड एंड के केस में क्या था हमारे पास n 1 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर बेटा इसी तरह 7.5 भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, और पास पेपर्स में रिपीट भी होती है। बेशक ये एक न्यू बुक है, लेकिन ये एग्जैक्ट जो एग्जांपल है ये लास्ट बुक में न्यूमेरिकल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तवज्जो से इसे देखें। एग्जांपल 7.5, अ चर्च ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ। अब जो आपके पास चर्च ऑर्गन है ना, ये एक्चुअली पाइप्स के कम्बिनेशन से बनता है, तो इसलिए लिखा है चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच अपॉन एट वन एंड, ठीक है जी। अब जो आपके पास जितने भी जो पाइप्स इस्तेमाल किए गए हैं वो ईच ओपन है, ठीक है, एट वन एंड से इसका मतलब है कि जो एक एंड है वो उसका क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। ईच ओपन एट वन एंड लिखा है ना, ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, द मिनिमम लेंथ इज़ 30 मिलीमीटर। अच्छा जी, जो मिनिमम लेंथ L मिनिमम है वो है 30 मिलीमीटर। अब मिली होता है बेटा 10⁻³ जिसे हम लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है, क्योंकि 1/10 की पावर 3 1/1000 होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, 30 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई, मिली की जगह डायरेक्ट लिख दे 10⁻³ मीटर, ठीक। एंड द लॉन्गेस्ट लेंथ, अब जो आपके पास लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 4 मीटर, तो L मैक्सिमम बेटा आपके पास है 4 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फंडामेंटल लोड। भाई आपने F1 नहीं कैलकुलेट करना है, बेशक क्लोज्ड एट वन एंड का केस है, लेकिन आपने जस्ट फंडामेंटल लोड मीन F1 निकालना है, दोनों लेंथ्स पे निकालना है लेकिन, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है, 340 मीटर पर सेकंड, वी नोट कर लें 340 मीटर पर सेकंड है। तो आपने एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रेंज निकालनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब पहली बात ये कि यहाँ पर उसने बताया है कि ईच ओपन एट वन एंड, मतलब एक एंड ओपन एक एंड क्लोज है, तो ओपन एट वन एंड का केस है, तो यहाँ पर Fn का फार्मूला होता है NV/4L, तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एन ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड ओनली वी हैव Fn इज इक्वल टू NV/4L। अच्छा, अब एक चीज़ बच्चों, दो लेंथ यहाँ पर गिवन है, L मिनिमम और L मैक्सिमम। अब इसी फार्मूला से देखें, n कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका मतलब Fn का इन्वर्स रिलेशन है L के साथ। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जब लेंथ छोटी होगी, रेड एरोस देखें, और फ्रीक्वेंसी कम होगी, ग्रीन एरोस देखें, जब लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब है जब हम लेंथ मिनिमम की बात करेंगे तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और जब हम लेंथ मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब मिनिमम लेंथ। तो देखें, फॉर मिनिमम लेंथ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब इसी फार्मूला में F1 इज इक्वल टू n की जगह आएगा 1, ठीक है, तो 1V/4L। लेकिन अब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक हमें लेंथ क्या पुट करनी पड़ेगी, मिनिमम। तो हम लिखेंगे F1 मैक्सिमम इज इक्वल टू NV/4L मिनिमम, ठीक है। तो F1 मैक्सिमम इज इक्वल टू n की जगह 1 फंडामेंटल है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय L मिनिमम की वैल्यू, L मिनिमम थी
शुरू में गिवन थी 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 2833.33 हर्ट्स, यानी कि 2833.33 हर्ट्स। ठीक है, अब ये आपके पास मिनिमम लेंथ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई। अब इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन वही फार्मूला F = NV/4L, बट अब क्या है, लेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो हम लिखेंगे F1 मिनिमम = NV/4L मैक्सिमम। तो F1 मिनिमम N की जगह 1 मल्टीप्लाई V की जगह 340/4 मल्टीप्लाई बाय L मैक्सिमम आपके पास 4 मीटर थी बेटा गिवन डाटा में, ये देखें तो हमने 4 पुट कर लिया तो 340 डिवाइडेड बाय 16 बनेगा 21.25 हर्ट्स। ठीक है जी, तो जब लेंथ मैक्सिमम थी तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिली, मिनिमम, और जब लेंथ मिनिमम थी तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली, मैक्सिमम। तो हमारे पास एक रेंज आ गई 21.25 से 2833.3 तक। ठीक है जी, और ये देखें जी, सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 21 हर्ट्स टू 2833 हर्ट्स। ठीक है जी, नोट कर लें। एक और ब्रेन टीजर है, इसे भी ज़रा देख लें। A flute player notice that the flute is producing a pitch which is slightly sharp. What could be the cause of this problem? कहता है कि जी एक फ्लूट प्लेयर है, एक म्यूजिशियन है जो फ्लूट को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, कहता है कि जो उसकी पिच है ना वो स्लाइटली शार्पर है। शार्पर पिच का मतलब है हायर फ्रिक्वेंसी की पिच। तो कहता है इसकी क्या वजह हो सकती है। देखें, जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग का फार्मूला होता है ना, वो होता है बेटा F = NV/2L। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लूट की स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम की, तो उसमें भी अगर वो दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड से क्या है, ओपन, तो ओपन एट बोथ एंड में हम फार्मूला लिखते हैं NV/2L। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास n कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। अब आपको यहाँ पर शार्पर पिच मिल रही है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी। द फ्लूट प्रोड्यूस अ शार्प पिच बिकॉज एयर कॉलम इज़ टू शॉर्ट, क्योंकि जो फ्लूट की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, कम, जिस वजह से जो एयर कॉलम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, अच्छा जी, एक तो आपने ये बात क्या रखनी है, माइंड में याद रखनी है कि लेंथ कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच शार्पर होगी। ठीक है, अब आपका बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।